स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट 5 WTO 1। इसमें 2 चैप्टर्स हैं हमारे WTO में, WTO नंबर 1 जो कि हम अभी कर रहे हैं और WTO नंबर 2 जो कि हम कल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको इसमें इस वाले इंडेक्स में क्या है कि WTO क्या है, उसके ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स, WTO के एग्रीमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि ट्रिप्स एग्रीमेंट और एक दोहा एजेंडा। ठीक है, तो सबसे पहले हम WTO के बारे में देख लेते हैं कि जैसे हमें पता है कि इमर्जिंग 1980s से हमारा कौन सा ईरा स्टार्ट हो गया था। हाँ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाला ईरा स्टार्ट हो गया था। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाला, टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वाला ईरा स्टार्ट हो गया था, बिकेम हाईली सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, क्योंकि ये वाला ईरा क्या था, काफी सोफिस्टिकेटेड था। तो नीड टू इवॉल्व स्ट्रॉन्गर नीड ऑफ किस चीज की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजाइन कह सकते हैं। ठीक है, वॉज फेवर्ड बाय किसके, हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज। तो WTO प्राइमरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो डील करता था किसमें, ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, तो एक ये वाला पैराग्राफ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो यूरोगे राउंड था नेगोशिएशंस का, लॉन्च्ड ऑन 15 सितंबर 1986 एट अ प्लेस कॉल्ड, ये यूरोगे में था। ठीक है, पुंता डेल एस्टे, पुंता डेल एस्टे in Uruguay was the 8th round of negotiation. This round was termed as ambitious. ये जैसे वो है ना MCQs वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ जाते हैं उसमें ये पूछ सकते हैं, पूछा भी है इस बार कि कब लॉन्च हुआ था यूरोगे राउंड। तो 15 सितंबर 1986 में, पुंटा डेल एस्टे इन यूरोगे, ये 8th राउंड नेगोशिएशन का था। ठीक, और दूसरा है कि वो कब साइन होने के बाद कब आया था, वो कंक्लूड कब किया था उसको, 15 अप्रैल 1994। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं कि WTO का एक तो ये यूरोगे राउंड वाज कंक्लूडेड ऑन 15 अप्रैल 1994 अभी हो गया। और साइन कब हुआ और कहाँ हुआ, साइन हमारा तभी हुआ जब कंक्लूड हुआ, और ये मोरक्को मराकेश में हुआ था। WTO वाज दस बॉर्न और एट मराकेश, इसलिए ये एक प्राइमरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस में डील करती है। दूसरा, इसका रिवीजन हुआ था और उसने नए रूल्स प्रोवाइड किए थे मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम में। अब इसको ये थ्योरेटिकल बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले तो WTO का स्ट्रक्चर क्या है। ये है हमारा WTO का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है हमारा मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आता है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल में हमारी एक आएगी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और एक आएगी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ठीक है, रिव्यू बॉडी। और ये है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो कि एपेलेट बॉडी और एक डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। उसके बाद जनरल काउंसिल से जनरल गुड्स काउंसिल कमिटी और एक है सर्विस काउंसिल कमिटी। अब देखो जो ये दूसरा पार्ट है इसमें ये जो आए हैं CTD, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTD आता है पेपर में, तो इसको लिख लो, कमिटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कब ये एस्टेब्लिश कब हुई, ये हुई 1965 में। कब हुई, 1965 में। उसके बाद है CTE क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ये इसमें ब्रैकेट में इसलिए लिखा है एनवायरमेंट। तो कमिटी ऑन ट्रेड एंड एनवायरमेंट कब हुई, ट्रेड एंड एनवायरमेंट, और क्रिएटेड बाय WTO जनरल काउंसिल, किसके बिहाफ पर हुई, जनरल काउंसिल के, और कब हुई, 31 जनवरी 1995 में। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा CRTA, ये इसकी क्या फुल फॉर्म है, कमिटी ऑन रीजनल, यहाँ पे पहले से ही लिख दिया रीजनलिज्म, तो मीन्स रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुई है, 2006 में। और इस वाली जो कमिटी का एकम्प्लिशमेंट थी वो क्या थी, किससे रिलेटेड थे इसके टास्क रिलेटेड थे
टू द एग्जामिनेशन ऑफ RTA, यानी कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड ही इसके अकम्प्लिश टास्क थे जो इसने किए थे, ठीक है। और इसके जो प्रोसीजर्स थे वो थे इम्प्रूव करना एग्जामिनेशन प्रोसेस, इम्प्रूविंग एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ, हाँ एग्जैक्टली, रिपोर्टिंग रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, जो भी रीजन से रिलेटेड ट्रेड थे उनके बारे में। और WG का फुल फॉर्म है वर्किंग ग्रुप, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल वाला है और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। तो अरे एक बात बताओ, ये डायरेक्टर जनरल जो है WTO के करंट में, वो कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन या डायरेक्टर जनरल बोले WTO को तो वो कौन है? डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। ये है अभी प्रेजेंट में, जिसने हमारा मतलब जो WTO है उसका ऑफिस कब हेल्ड किया, कब वो गई? 1 मार्च 2021 में, क्लियर। ये प्रेजेंट का है। और पहले कौन थे? रॉबर्टो अजीवेडो, ठीक है। ये पहला पुराना है ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो, हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हु इज न्यू एम्बेसडर ऑफ WTO, ओके। अच्छा तो इसका आंसर सुन लो। जो न्यू एम्बेसडर इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे अनाउंस किए थे वो था एक्सटेंशन ऑफ, उनका पीरियड एक्सटेंशन कर दिया है अभी, पता है इंडियन गवर्नमेंट ने किसका किया है, अभी बताते हैं कौन है उनका। वो है ब्रजेंद्र नवनीत, ठीक है। इनका एक्सटेंशन पीरियड कर दिया है क्रिएट, तो ये 9 मंथ से एक्सटेंड हो गए हैं इनका जो टेन्योर है। तो ये एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ही है किसके? इंडिया के WTO के, ठीक है। तो डिसीजन वाज अहेड ऑफ क्रूशियल 13th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस में इनको ये वाला डिसीजन आया था। 2024 की ही बात है जब वो कहाँ होस्ट हुआ था। अच्छा ये बताओ, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस अब जो 26 से 29 फरवरी 2024 में होने वाली है, ये कहाँ होने वाली है? तब तक हम ये डिस्कस करते हैं। WTO ऑर्गेनाइजेशन इज, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एनी ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, एग्जैक्टली। जो हमारी हेल्ड होने वाली है वो होने वाली है आबू धाबी, ठीक है, UAE में, एग्जैक्टली करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, हाँ तो हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द only global international organization dealing with the rules of trade between nations. WTO agreements are negotiated and signed by the trading nations and ratified in their parliaments. The goal क्या है इसका? गोल क्या है? To help producers of goods and services, exporters and importers conduct and grow their business. Clear? अब देखो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है बताया इन्होंने, इसके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन में क्या आ जाता है? MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस, मोर ओपन यानी कि कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, मोर कॉम्पिटिटिव, ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बेनिफिशियल फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज, प्रिडिक्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, व्हाट स्टैंड्स फॉर। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। अब देखो डिटेल्ड नोट में फीचर्स, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव और फंक्शनिंग के बारे में, WTO के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो फीचर्स देख लो कि GATT वाज ट्रांसफॉर्म्ड, GATT वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर ऑफ WTO कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर? इट गवर्न्स ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज में ही गवर्न करता है ये गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ इट इज अ बॉडी क्रिएटेड बाय एन इंटरनेशनल ट्रीटी विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। डिसीजन क्या है WTO का? कि वो बनाता है गवर्नमेंट को, मेंबर नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। यानी कि स्ट्रक्चर WTO का अभी हमने पीछे पढ़ा, सबसे पहले क्या था? मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस,
जो कंपोज होता है इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकिंग ऑल फाइनल डिसीजंस ऑन एग्रीमेंट अंडर इट्स विंग्स। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट्स एट लीस्ट वंस एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में उन्हें एक बार मीटिंग हेल्ड करनी ही पड़ेगी। इट्स असेंशियल फॉर देयर वर्किंग प्रोसीजर। नेक्स्ट है जनरल काउंसिल है, जिसमें हमारे सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक और बात है कि WTO के एक क्वेश्चन आया अभी राइज हुआ है कि WTO के वो क्या है, 2023 की थीम क्या थी। ओके, तो आपका आप जो भी है सॉरी ठीक है, समझ गई। तो WTO पब्लिक थीम 2023 में इसका जो हमारा थीम थी वो है इट्स टाइम फॉर एक्शन। इट्स टाइम फॉर एक्शन। क्लियर? Yeah, I know. I will not take your names, no problem. Functions of WTO: to facilitate the implementation, administration and operation of trade agreements, to provide a forum for further negotiations। हाँ, अभी functions पे है। नेक्स्ट हमारा वही आएगा principles ही, don't worry, okay। So to provide a forum for further negotiations among member countries, settlement of differences and disputes among its member countries, to carry out periodic reviews of the trade policies of its member countries, assist developing countries in trade policy issues through technical assistance or training programs, to cooperate with other international organization। ये हमारा हो गया functions of WTO। अब है हमारे कि ट्रेड किया ही क्यों जाता है, तो ट्रेड के रीजंस क्या है, ट्रेड क्यों होती है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी कि क्यों हमें अपने प्री इंडिपेंडेंस या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के इतने साल तक ट्रेड को अभी भी हाई लेवल पर क्यों रखना पड़ा। सबसे पहले तो ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसको मिलती है, ये चाहे डोमेस्टिक कस्टमर्स हो या हमारे फॉरेन कस्टमर्स हो, इनका इंटीग्रेशन होना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है नीडेड रिसोर्सेज एक्वायर किए जाते हैं ट्रेड के थ्रू। जैसे किसी कंट्री में ऑयल की नीड बहुत ज्यादा है लेकिन वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते ड्यू टू रीजनल या फिर वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो इसलिए नीडेड रिसोर्सेज की जो एक्वायरमेंट है, एक्वायर्ड, हाँ एक्वायर्ड है ये, नॉट एक्वायरमेंट, नो इट्स रिक्वायरमेंट। ओके, आई थिंक ये उसके हिसाब से ग्रामेटिकल के हिसाब से थोड़ा चेंज हो गया होगा जब आप राइट, हाँ आफ्टर राइटिंग। ओके, रिडक्शन ऑफ इंटरनेशनल हॉस्टिलिटीज, फ्लो ऑफ न्यू आइडियाज और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? ये हमारे रीजंस थे कि क्यों ट्रेड को किया जाता था। नेक्स्ट देखो, गेट राउंड्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस, ये कब कब हुए, अभी लेटेस्ट पेपर में आया था ये, तो इसको सीक्वेंस में लगाना था, याद है। तो 1947 जिनेवा में हुआ था, जो कि सब्जेक्ट क्या क्या कवर है वो भी इस टेबल में कवर है कि टैरिफ्स हुए थे। पार्टीज टोटल कितनी थी, 23 थी। नेक्स्ट है 1949 में NEC में हुआ था और टैरिफ्स ही इसका सब्जेक्ट था और 13 कंट्रीज थी। नेक्स्ट 1951 में तोरके में हुआ था। इसको हम कैसे याद करें, आई थिंक GAT GDK TU। कोई ट्रिक लेकर आएंगे इसकी भी, डोंट वरी। सो पहले तो इनका स्टार्टिंग का तो कर ही लेना, ये जो स्टार्टिंग 4 है, क्योंकि 1947, 1949, 51, 56 और 1960, 61 और 64, 67, एटलीस्ट 56 तक करो, उसके बाद देखते हैं। GATG इसका तो करना ही पड़ेगा, GATG। ठीक है, हो सकता है बाद का भी दे दें, बट ये फर्स्ट 4 या 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो GATG इतना तो करना ही पड़ेगा। तो जिनेवा, NEC, तोरके, जिनेवा, डिलन राउंड 26 पार्टीज।
ठीक है। और इसमें ये पूछ सकते हैं कैनेडा राउंड में कि ये एक तो पहली बात इसमें सब्जेक्ट क्या कवर था, टैरिफ कवर था, एंटी डंपिंग मेजर्स कवर थे, जो सेक्शन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी था। तो इसमें कंट्रीज कितनी थी, 62 पार्टीज थी। ठीक है, ये इतने राउंड हैं बस इसमें जो करने हैं। दूसरी बात है WTO के राउंड्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन। तो सबसे पहले जिनेवा, ये हमने पढ़ लिया ना, 1947, 49, देन 50 तोरके में हुआ था ये सितंबर 1950। कट इन टैरिफ लेवल्स, पहला जिनेवा राउंड हुआ था कि गैट को साइन करना था। ठीक है, यहाँ जो ये वाला राउंड हुआ था गैट को साइन करना था। दूसरा टैरिफ से रिलेटेड था, कंसेशंस डिस्कस जो हो चुके हैं। उसके बाद कट इन टैरिफ लेवल्स में था। जिनेवा सेकेंड राउंड जो हुआ था 1956 में, वो जापान में एडमिट हुआ था, टैरिफ रिडक्शन। ठीक है, डिलन राउंड सितंबर 1960 में हुआ था, जो कि टैरिफ कंसेशन के बारे में था। ये भी टैरिफ कंसेशन और एंटी डंपिंग कवर, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कैनेडा राउंड्स में। ठीक है, 1964 से 67 के बीच में हुआ था ये। अब है हमारा दोहा राउंड, दोहा डेवलपमेंट राउंड और दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। ये दोनों इसी के नाम थे, जो कि लार्जेस्ट या लेटेस्ट ट्रेड नेगोशिएशन राउंड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थे। ये हुआ कब था, 2001 में, अंडर द डायरेक्टर जनरल माइक मूर। ठीक है, मूरे भी कह सकते हैं, हाँ मूरे। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू लोअर ट्रेड बैरियर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड दस फैसिलिटेटिंग इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब देखो, एक ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मुझे डिस्कस करना था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1967 में। दूसरे इसमें मेंबरशिप, मेंबर स्टेट्स कितने थे, 191। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, फ्रैंकिस गरी, एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही, जिसका WTO में था, मतलब WTO का भी वही था। तो वीपो इज अ जनरल फोरम, ग्लोबल फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वीपो का, कि डेवलपमेंट ऑफ द बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम दैट इनेबल्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, अब वीपो की एक ब्रीफ हिस्ट्री है, जिसमें इसने बोला है कि ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें वीपो एक लॉन्ग और इंटरेस्टिंग पास्ट है इसका। क्या है, सबसे पहले तो पेरिस कन्वेंशन 1883, मोस्ट अकरेबल क्वेश्चन एवर। ठीक है, तो 1883 में पेरिस कन्वेंशन हुआ था हमारा, और ये किसके लिए था, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इज बोर्न। This international agreement is the first major step taken to help creators to ensure that intellectual works are protected in other countries. एक कोई मुझे ये बताओ कि IPR को क्या बोला है कि जो क्रिएटिविटी होगी या कॉपीराइट्स, हाँ कॉपीराइट का कितने ईयर्स तक उसकी प्रोटेक्शन होती है। अगर कोई इंसान ने अपनी कॉपीराइट लिखी है तो उसके कितने साल तक उसकी प्रोटेक्शन, या उसके क्या कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं उस कॉपीराइट पे कितने साल तक रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्ने कन्वेंशन 1886। ठीक है, 1886 में बर्ने कन्वेंशन हुआ था, 1886। The aim is to give creators the right to control and receive payment for the creative works on international level. क्लियर, ये वाला हुआ। अब है मैड्रिड एग्रीमेंट। With the adoption of the Madrid Agreement, the first international intellectual property filing services is launched. The Madrid system for international registration of marks. ये Madrid Agreement एक तो पहली बार कब हुआ था, 1891 में, और ये किस लिए था, adoption। ओके, बिल्कुल सही जवाब, 60 years of a person death। इतने टाइम तक हमारा कॉपीराइट उस बुक पे, जैसे किसी ने अगर बुक लिखी है तो उस पे उसकी कॉपीराइट 60 ईयर्स तक हमारी बरकरार रहेगी। एग्जैक्टली ट्रू। नेक्स्ट है विद द अडॉप्शन ऑफ द मैड्रिड, हाँ एग्रीमेंट, द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग सर्विसेज लॉन्च्ड एंड मैड्रिड सिस्टम फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। ये मैड्रिड एग्रीमेंट बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स के लिए होता है। ट्रेड मार्क्स जो होते हैं एक गुड्स या सर्विसेज पे लगाया जाता है उस पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1970 वाला,
1893 ओके 1893 में है BIRP established the two secretariats set up to administer the Paris and Berne Convention combined to form WIPO's immediate predecessor, the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property, best known by its French acronym BIRP. ठीक है, और BIRP becomes WIPO, BIRP ही WIPO बना है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. तो कन्वेंशन एस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू फोर्स एंड BIRP इज दस ट्रांसफॉर्म टू बिकम WIPO. ये कब हुआ? 1970 में. और जो हमारा 1893 है इसमें BIRP एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें वो क्या हो गया? WIPO बन गया. WIPO एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम इट्स मेंबर स्टेट्स. ठीक है, उसको मतलब किसी और से लेंडिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही इतना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट है इन 2011 दिसंबर में WIPO पब्लिश किया उसने पहले अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट ऑन द चेंजिंग फेज ऑफ इनोवेशन. ठीक है, द फर्स्ट सच रिपोर्ट ऑफ न्यू ऑफिस ऑफ द चीफ इकोनॉमिस्ट. WIPO इज ऑल्सो को पब्लिशर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. Next, WIPO's member states determine the direction, budget and activities of organization through the decision making bodies. ठीक, WIPO करंटली कितने मेंबर्स हैं हम पढ़ चुके हैं, 191 मेंबर्स थे. और वो एस्टेब्लिश कब हुई थी? वो 1960, सब भूल जाते हो. हाँ करेक्ट, 1967 में, यहाँ बताया ना. तो अब है हमारा द एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड एट स्टॉकहोम 1967 में हुई थी. स्टॉकहोम कहाँ पे हुई थी? ये साइन स्टॉकहोम में 1967 एंड केम इनटू फोर्स इन 1970. आई कब फोर्स में? इनेक्ट कब हुई? 1970 में, लेकिन कब साइन हो गई थी? 1967 में. टोटल इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं WIPO के. कौन कौन से? पहला, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज को करती है ये. दूसरा, प्रमोशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन, प्रमोशन ऑफ सब्सटेंटिव एक्टिविटीज. इंडिया इसका मेंबर कब बना? 1975 1 मई को. ठीक, 1975 1 मई को इंडिया इसका मेंबर बना. अब देखो जो हमारा वो प्रिंसिपल्स जो आप कह रहे थे, प्रिंसिपल्स पे एक बार हैव अ लुक. Trading principles under WTO for the effective functioning of multilateral trading system block. Some of the basic principles have adopted. कौन कौन से अडॉप्ट किए हैं? पहला, मोस्ट फेवर्ड नेशन. मोस्ट फेवर्ड नेशन में एक कहानी है, इसको ध्यान से सुनो. जैसे ये नेशन A है, ये नेशन B है और ये नेशन C है. नेशन A और B ट्रेडिंग जब कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हमें आपस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम अपनी जो इनकी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो बेकार की रेस्ट्रिक्शंस हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हाई इतनी हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं, अगर हम इनको थोड़ा यहाँ से रिलीज़ कर दें या रिमूव कर दें. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आपस में ये वाला एग्रीमेंट किया कि हम अब मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं, हमें जो भी अब B अगर A को सामान भेजना चाहता है तो उसको ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करने, उसको ज़्यादा बैरियर्स नहीं फेस करने पड़ेंगे वाइल ट्रेडिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. तो ये दोनों किस चीज़ में है? अब मोस्ट फेवर्ड नेशन के एग्रीमेंट में है. अब C ने A से ट्रेडिंग में मतलब सामान मांगा तो उसने कहा कि भाई तुम B से तो बिल्कुल इजी मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हो और तुम मुझे सामान थोड़ा उसमें नहीं दे सकते, थोड़ा रिलीज करके या रिमूव करके हिंड्रेंस नहीं तब सामान दे सकते. तो उसने क्या किया कि ठीक है चलो B के साथ भी हम मोस्ट फेवर्ड नेशन में है, अब C से भी. तो इसलिए C जब B को या B C से अगर कोई सामान या ट्रेडिंग करेगा तो वो भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के, हाँ एग्जैक्टली इसमें 3 पार्टीज भी इंक्लूड हो सकती हैं. ये सारा मोस्ट फेवर्ड नेशन ये कहाँ पे होता है? फॉरेन कंट्रीज में ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा. A जैसे कनाडा है, B अगर हमारी जर्मनी है और C हमारी इंडिया है.
ठीक है। और जो नेशनल ट्रीटमेंट है ये हमारे विद इन स्टेट्स होते हैं, विद इन अ कंट्री होता है, ठीक है। फ्रीयर ट्रेड ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। फ्रीयर ट्रेड हमने सुना ना, फ्री ट्रेड के जो वो होते थे रीजनल ग्रुपिंग्स, तो सुना होगा। सबसे पहले क्या है हमारा फ्री ट्रेड एरिया, फिर क्या है हमारा कस्टम यूनियन, फिर क्या है हमारा कॉमन मार्केट, फिर क्या है हमारा इकोनॉमिक यूनियन, फिर क्या है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये हमारी रीजनल ग्रुपिंग्स थी ना इसकी, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, तो वही है ये फ्री ट्रेड। अब देखो मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक बार और समझ लो। मोस्ट फेवर्ड नेशन में ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज हमारी फ्रॉम फॉरेन स्टेट, स्टेट इसमें राज्य नहीं है, इसमें स्टेट है, मतलब नेशन वन, ठीक है। जैसे ये कनाडा बोला था हमने, और ये है हमारा जर्मनी। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट ये एंजॉय कर रहे हैं कैसे, प्रोहिबिशन, मना करके कि हम मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी इस बी वाली कंट्री से आएंगे उनको अनइक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। और नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है, जब डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज के साथ अगर उनको आपस में ट्रेड करना है तो हम उनके डोमेस्टिक और फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को अनइक्वली ट्रीट करेंगे। क्लियर। ये देखो फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, बिल्कुल सही बताया था मैंने आप लोगों को। तो इसको यही इसकी हायरार्की है, ठीक है। नो टैरिफ और अदर ट्रेड बैरियर्स, इसमें कोई भी टैरिफ या ट्रेड बैरियर नहीं होता, जैसे NAFTA नफ्ता, EFTA अफ्ता, ठीक है। कस्टम यूनियन में है कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ अगेंस्ट इंपोर्ट्स, तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो एस्टेब्लिश हुआ 1958 में। नेक्स्ट है हमारा कॉमन मार्केट, जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल विद इन इंटीग्रेशन एरिया, ठीक है। और ये कब हुआ, यूरोप में हुआ 1992 में, सिंगल यूरोपियन एक्ट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक और मॉनिटरी यूनियन, तो कॉमन करेंसी एंड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज EU में। फुल पॉलिटिकल यूनियन, कंप्लीट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन USA में। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है प्रिडिक्टेबिलिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री रिक्वायर्स फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपर्टीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर ड्रॉ इफ देयर इज अ प्रॉमिस, अगर इससे प्रॉमिस किया जाए ऑफ स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी एनवायरमेंट is predictable. तो uncertainty does not exactly help confidence of foreign investors and collaborators, whether individual or institutional. इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये बाइंडिंग कमिटमेंट्स करते हैं, जैसे ओपन मार्केट, जैसे ओपन एक्सेस मार्केट्स होते हैं ना, या फिर सील कर देना ऑन कस्टमर या कस्टम्स टैरिफ्स, ठीक है। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओपन एक्सेस टू मार्केट, हम ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं और पहले से ही बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमें प्रिडिक्शंस होती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है फेयर कंपटीशन, ये एनकरेज करता है फ्री और फेयर कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सर्कमस्क्राइब्ड बाय रियलिटी। मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि उनको सब्सटेंशियल मेजर मिलता रहे दैट द ट्रेडिंग एनवायरनमेंट इज फेयरली ही सारा एनवायरनमेंट हो एनवायरनमेंट में। और ये सब्सिडीज और डंपिंग को बिल्कुल डिसअप्रूव कर देता है। जो भी प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट होंगे एट बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट टू कैप्चर लार्ज मार्केट शेयर, तो उसको ये बिल्कुल डिसअप्रूव कर देता है, ठीक है। क्योंकि WTO एग्रीमेंट्स प्रोवाइड करते कंडीशंस ऑफ फेयर कंपटीशन टू प्रिवेलिंग, एग्जांपल इन एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स। डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स में जैसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। ये क्या करते हैं कि दो कैटेगरीज में WTO होता है, जैसे डेवलपिंग और कंट्रीज इन ट्रांजिशन टू मार्केट इकोनॉमीज फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। They have been given additional time to comply with the requirements of WTO agreements and join the mainstream. So developed countries have opened their markets to export from least developed countries, allowing duty free, quota free imports. Clear? So हमारे principles ये complete हो गया।
एक ये देख लो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक है, जो हमारा लास्ट उसमें चैप्टर में टॉपिक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेड नेगोशिएशन आर अचीव्ड बाय कंसेंसस एंड विद द सिंगल अंडरटेकिंग। दोहा राउंड इज फॉर्मली नॉट कंप्लीटेड बट सम इश्यूज रिलेटेड टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा वर टेकन अप इन द नैरोबी मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, जो कि 10th WTO मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस थी WTO की, जो कहाँ हुई थी, कब हुई थी, दिसंबर 2015 में। ये पहला राउंड ऑफ नेगोशिएशन सिंस द WTO अडॉप्टेड ए मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम 1995 में उसने पहली बार मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम अडॉप्ट किया था। एंड द फर्स्ट ऑफ द 9 राउंड्स टू पुट द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस एट द सेंटर स्टेज। तो 157 मेंबर्स थे जब WTO ने पार्टिसिपेट किया था दोहा राउंड में, ठीक है। टोटल कितने मेंबर स्टेट्स थे ये भी आ सकता है दोहा राउंड में, तो 157 मेंबर्स थे उस टाइम पे। और मेजर सब्जेक्ट क्या था दोहा राउंड का कि मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, दूसरा ट्रेड बैरियर ऑन एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड नेक्स्ट था फिशरीज सब्सिडीज। नेक्स्ट है हमारा नेगोशिएशन ऑन द ट्रेड। ये सिर्फ पॉइंट्स में कवर है क्योंकि जो वो बुक में जैसे थ्योरीज में पूरा कंप्लीट होता है ना पैराग्राफ्स में, तो ये पॉइंट्स में समझाने के लिए मैंने बताया है। उसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, जस्ट एक रीड आउट मार के जो बुक में दिया हुआ है मटेरियल, ठीक है। नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड एंड द एनवायरनमेंट वर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन WTO गेट राउंड ऑफ नेगोशिएशन। Issue of geographical indication is only intellectual property rights issued included in the Doha round. Doha round is formally not completed. फॉर्मली कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि इसके अभी और राउंड्स और मीटिंग्स कंडक्ट होनी थी, इसको और एस्टेब्लिशमेंट मिलनी थी, इसको और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में एडवांस में जाना था। इस वजह से वन ऑफ द फोकस पॉइंट क्या था दोहा राउंड का कि टू पुट द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग एंड लेसर डेवलप्ड कंट्रीज एट द हार्ट ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका मेन फोकस पॉइंट ये था कि जो डेवलप हो रही हैं कंट्रीज और जो लेसर डेवलप कंट्रीज हैं उसको हम ट्रेड नेगोशिएशंस के हार्ट में यानी कि सेंटर ऑफ द स्टेज में लेकर आएंगे, तो वो हमारे मेन होंगे जो ट्रेडिंग। हाँ एग्जैक्टली यही हाँ, ये हमारा सिर्फ पॉइंट्स में मैं कवर करवा रही हूँ। मैंने ये इतनी सी बात बोली, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एट द एंड ऑफ द सेशन यू कैन आस्क, ओके। हाँ आप रीड आउट कर लो उसको, नो प्रॉब्लम, आई विल वेट। हाँ, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज मेड द कोर ऑफ द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, जो भी दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के कोर में थी। क्लियर, ये दोहा एजेंडा इसका ओवरव्यू समझ आया। हाँ तो अब आप मेरे से पूछ सकते हो जो भी क्वेरी आपकी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।